नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का 6वां वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रत्येक सुबह 8 बजे हमारी ये क्लासेस चलती हैं और ये क्लास रेगुलर वे में चल रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर जो भी मित्र हमारे दोस्तों इसके 5 क्लासों को नहीं ले पाए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जाकर 5 वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे आपके एक ग्रेड के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लिखकर याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, और जिसका उत्तर आप लोगों को बताना था इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जिन जिन दोस्तों को उत्तर आया ऑप्शन डी पीर पंजाल, उनका बिल्कुल सही उत्तर था। चलिए बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि कौन सी पर्वत श्रेणी आपके भारत में स्थित है, और कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है। तो आप जानते हैं कि जो अराकान यूमा श्रेणी है, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपके म्यांमार में है। आप लोग भली भांति जानते हैं। बात करेंगे सुलेमान की। दोस्तों सुलेमान कहाँ है, जो दोस्तों आपका पाकिस्तान है, जो आपका पाकिस्तान है, और जो आपका अफगानिस्तान है, इन दोनों की दोस्तों सीमाओं पर आपकी क्या है, आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी है। अब बात करेंगे सॉल्ट रेंज की। अब बात करेंगे साल्ट रेंज की, तो साल्ट रेंज भी आपके पाकिस्तान में है। तो बात करेंगे यहाँ पर पीर पंजाल की, तो ये पीर पंजाल जो श्रेणी है दोस्तों ये भारत में स्थित है। याद रखेंगे जो पीर पंजाल दोस्तों ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। किसका भाग दोस्तों, जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर आपके हिमालय के नहीं होते हैं, तो उसी हिमालय के एक भाग का पीर पंजाल भी है। और पीर पंजाल की बात करें दोस्तों ये कश्मीर में फैला हुआ है, जो भारत के आपके कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और दोस्तों जो पाक कश्मीर है जिसे कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर दोस्तों आपका इसका आपका भाग है, किसका, पीर पंजाल का। तो इस बात को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, तो आपके राणा सांगा को 1527 ईस्वी में। तो बाबर की बात करेंगे तो बाबर ने कुल कितने लड़े थे, बाबर ने कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 4 लड़ाइयाँ उसकी बहुत ही फेमस थी, जिसमें एक था आपके पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट आपका युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था। फिर उसमें एक था आपका खानवा का युद्ध, एक था आपका चंदेरी का युद्ध, और एक था आपका घाघरा का युद्ध। बात करेंगे पानीपत के फर्स्ट युद्ध की, तो किसके विरुद्ध लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो खानवा के युद्ध आपके राणा सांगा से लड़ा था। फिर चंदेरी के युद्ध में दोस्तों आपके किससे लड़ा था, चंदेरी मेदिनी राय से, मेदिनी राय के विरुद्ध, मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। और घाघरा के युद्ध आपके अफगानों के विरुद्ध। और इन चारों युद्ध में इसकी जीत हुई थी। पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी के युद्ध 1528 में, और घाघरा के युद्ध 1529 में हुआ था, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी बातें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर से संबंधित है। बाबर आपके दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का क्या था दोस्तों, ये मुगल वंश का दोस्तों क्या था, आपका संस्थापक था, फाउंडर था। तो बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। वह तैमूर वंश से संबंधित है। तो कौन कौन से सत्य हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, ये बिल्कुल सही बात है। बात करेंगे दोस्तों 1494 ईस्वी में, तो 1494 ईस्वी की बात करेंगे तो 1494 ईस्वी में आपके 12 वर्ष की अवस्था में, बहुत छोटी सी अवस्था में जो बाबर दोस्तों ये आपकी जो ट्रांसऑक्सियाना है, इसी के एक फरगना नामक छोटे राज्य का, जो फरगना है नामक छोटे आपके राज्य का क्या होता है, आपका शासक बनता है। फिर बात करेंगे, ये आपका बिल्कुल सत्य बात हो गई। अब बात करेंगे बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो बाबर था इसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। और दोस्तों इसका कथन था आपका कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। तो इसका कहने का मतलब था कि कभी भी दोस्तों आप किसी भी चीज़ को, थोड़ी सी चीज़ पाकर दोस्तों आप बैठ मत जाइए। जैसे आप किसी चीज़ से UPSI की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने UPSI एग्जाम की तैयारी कर लिया, आपने UPSI अगर आपका एग्जाम आपने क्रैक भी कर लिया, तो अपन वर्ड बैठिए ना, इससे ऊपर की चीज़ सोचिए। यही मानव जीवन है कि आदमी हमेशा अपने ऊपर की चीज़ सोचता रहता है, और आदमी हमेशा इस तरह से अग्रसर आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे बच्चे यहाँ पर CHS के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
CHS को अगर मान लीजिए वो क्रैक कर भी जाते हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि उनका दोस्तों आपका जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद भी दोस्तों उन्हें भी तैयारी जारी रखनी है और अपने जीवन में जितना भी ऊंचा हो जा सकते हैं, जितना भी ऊंचा हो जा सकते हैं उन्हें उतना ऊंचा जाना चाहिए। तो यह आपके कहा था किसने कहा था कि बाबर के कहने की यही तात्पर्य था। तो उसके बाद छोड़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक माना, बिल्कुल सही। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर कर लिया, बिल्कुल सही। वह तैमूर वंश से संबंधित था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा जानने वाली बात है दोस्तों कि दोस्तों जो आपका बाबर था, इसका जो दोस्तों आपका जो बाबर था, इसका जो पिता था, इसका दोस्तों क्या था, जो पिता था वो आपके तैमूर वंश से संबंधित था। किसका? आपके तैमूर वंश का 5वां वंश था, तैमूर वंश संबंधित था। और इसकी माता आपकी चंगेज वंश से संबंधित थी, चंगेज वंश से इसकी माता संबंधित थी। यहाँ पर आपसे पूरा एक तैमूर वंश संबंधित था, बिल्कुल सही। अगर ये भी आ जाता कि यह तैमूर एवं चंगेज वंश का संबंधित था तो ये भी बिल्कुल सही होता, क्योंकि इसकी माता चंगेज वंश की 14वीं वंशज और अपने पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज बाबर था। तो इसको याद रखेंगे। और तो इन दोनों वंश को मिलाकर इसने एक नए चगताई वंश चलाया, जिसे मुगल वंश के रूप में जाना गया। फिर बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, लगातार शासक आते रहे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलानौर में राज्याभिषेक किस समय, जो कलानौर में दोस्तों आपका राज्याभिषेक हुआ था किसका? आपके अकबर का। इसकी आयु कितनी थी ये आपसे पूछा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को कर लेंगे लाइक और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आजकल आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही तेज़ी के साथ आ रहा है और आप लोग भी सेशन को अच्छी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो इसको अपना प्यार दोस्तों लगातार बनाए रखिए। और जब भी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर आपकी कन्फर्म हो जाती है, आपकी CHS की एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों CHS की जब भी यहाँ पर दोस्तों आपकी आ जाएगी कि इस तारीख को एग्जाम होगा, उस दिन से इस चैनल पर दोस्तों आपको ऐसे मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, ऐसे मॉक टेस्ट और ऐसे दोस्तों आपको वीडियो यहाँ पर आपको बना कर दूंगा कि आप लोगों के लिए आखिर में वही दोस्तों आपकी औषधि का काम करेगी। बस देर है कि कब आपके एग्जामिनेशन की डेट आती है और कब हमें पता चल जाता है कि इस तारीख को एग्जाम होगा। जिस तारीख को भी एग्जाम होता है, ऐसी मैं दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट ऐसी मैराथन क्लास चलाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी जितनी भी हुई है सारा मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं और ये सेशन आप छोड़ेंगे नहीं, ये सेशन लगातार करते रहेंगे। जो भी बच्चा आपका ये साइंस वाला सेशन और ये वाला सेशन कर रहा है उससे एक भी क्वेश्चन वापस जाने वाले नहीं है। इसके बाद जब पेपर आपका हो जाएगा तो मैं पेपर का एनालिसिस करूँगा, तो देखूंगा कि कितने क्वेश्चन आए, तो आप लोग देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले हैं। इसलिए 17 अगस्त से ये बैच मैंने आपको चला दिया है। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर दोस्तों नए हैं, वो आपके जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर तुमको पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, साइंस की भी और जीके के भी। तो दोनों आपकी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो आप देख लेंगे। और उसके बाद अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑफिशियल नंबर है 8574560837। इस पर दोस्तों में आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर के आयु कितनी थी, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, 13 वर्ष होगा। अब देख लीजिए इसके बारे में। तो अकबर की दोस्तों बात करेंगे तो अकबर का पहले देख लीजिए कि जन्म कब हुआ था। तो अकबर का दोस्तों जन्म की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इसका जन्म आपकी अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। अमरकोट में क्या हुआ दोस्तों, अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। किसके महल में, आपके राणा वीर साल के महल में। राणा वीर साल के महल में राणा वीर साल के महल में क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। कब, 15 अक्टूबर 1542 को महल में। याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात करेंगे दोस्तों, अकबर ने कब आपके राज्याभिषेक अकबर का कब हुआ, तो सम्राट अकबर का बना दोस्तों 14 फरवरी की बात करूँगा। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। 1556 ईस्वी क्या होता है दोस्तों आपके ये आपकी क्या होता है दोस्तों 1556 ईस्वी को 14 फरवरी को ये आपका राजा बनता है। ये आपका राजा बनता है, क्योंकि आपके राजा बनता है इसलिए क्योंकि दोस्तों आपके जो आपके हुमायूं रहते हैं वो आपकी सीढ़ियों के दिन पर से आपकी सीढ़ियों से गिरकर की मृत्यु हो जाती है। तो अचानक में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को आपके सम्राट अकबर आपकी क्या बनता है, सम्राट अकबर क्या बनता है, उनकी राजा बनता है। और इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, जो पंजाब होता है, उसी पंजाब के आपके कलानौर में इसका राज्याभिषेक कौन करता है, इसका आपका राज्याभिषेक बैरम खां करता है। और उस समय उसकी उम्र कितनी थी, आपकी 13 वर्ष की अवस्था इसकी थी, 13 वर्ष की अवस्था थी। तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अकबर के बारे में दोस्तों जान लेंगे कि अकबर निरक्षर था, यहाँ पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, अक्षर से इसका परिचय नहीं था, यह निरक्षर था। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और इसका दोस्तों आपके जो क्या था, जो बैरम खां दोस्तों, जो आपका बैरम खां था वह इसका दोस्तों आपका बैरम खां ही आपका इसका संरक्षक रहा था। बैरम खां ही क्या रहा था दोस्तों, बैरम खां ही इसका संरक्षक रहा था। तो ये बात याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप क्या रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोस्तों अकबर की बात करेंगे तो अकबर के कई सारे युद्ध भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। और कल तो आपका साइंस वाला वीडियो आएगा,
कल तो आपका साइंस वाला वीडियो आएगा, अब साइंस वाला, फिर परसों आपको मुलाकात होगी फिर जीके जीएस के सेशन में। तो जीके जीएस के सेशन में आपको ये क्वेश्चन में आपके अकबर के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध आपको क्या कर दूंगा, आपको लिखा दूंगा, तो उसको आप याद कर लेंगे। और जिन भी मित्रों को आपको इसके बारे में पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रहेगा आपके लिए होमवर्क में, ये क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर देख लेंगे कि आपको इसका मिलान करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि इसका कमेंट ये होगा। और जिसका भी दोस्तों मित्र का ये कमेंट आएगा, मैं उसको दोस्तों इसका नाम भी इसी वीडियो के अगले वीडियो में आपको उसका नाम भी मैं लूँगा, जो भी इसका सही उत्तर देगा। तो सही उत्तर आप लोग देना न भूलिएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुई थी। तो जो महात्मा बुद्ध साहब थे, इनको जन्म एवं निर्माण जो कि जिसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति, ये किस दिन प्राप्त होती है ऐसे पूछ रहा है। वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध की बात करेंगे दोस्तों, बुद्ध का जो जन्म हुआ था या और उसको जो उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी, ये इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग जानेंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन। लेकिन याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, जिसे बीसी भी लिखते हैं, जिसे आपके बीसी भी लिखते हैं। तो उस दिन इसका क्या हुआ था, उस दिन इनका जन्म हुआ था आपके महावीर स्वामी जी को, महात्मा बुद्ध जी का, भगवान महात्मा बुद्ध जी का कहाँ पर हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जो आपकी समय नेपाल में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर से त्याग कर दिया था और लगभग 6 साल बाद 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 483 ईसा पूर्व में बीसी लिखते हैं, बीसी, इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। कहा जाता है कि चुंद सुनार ने इन्हें आपके सुवर्ण का मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु आपकी हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध से और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों से मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो 10-10 मिनट के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे फैक्ट्स यहाँ से आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो जाकर बस देख लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन कौन सुमेलित नहीं है, तो किसकी खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करेंगे हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी जी ने ही की थी, ये तो आपको पता ही होगा। लोथल की खोज आपकी MR राव ने की थी, बिल्कुल सही। सुरकोटदा की बात करें तो JP जोशी ने इसकी खोज की थी। और धौलावीरा की बात करें तो इसकी खोज आपकी विजय थापा ने नहीं की थी। तो ये डी विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। बात करेंगे धौलावीरा की दोस्तों, बात करेंगे आपके धौलावीरा की, तो धौलावीरा की खोज किसने की थी, आपके जगपति जोशी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका RS बिष्ट का। तो इन दोनों ने मिलकर आपके 1967 ईस्वी में इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में आपके हड़प्पा की खोज की थी। 1955 ईस्वी में आपके MR राव ने आपके लोथल की खोज की थी, जो भगवान नदी की तट पर, आपके हड़प्पा रावी नदी की तट पर है। और यहाँ पर बात करेंगे JP जोशी की, तो JP जोशी ने आपके 1954 ईस्वी में सुरकोटड़ा की खोज की थी। ये सब बातें यहाँ पे याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पास करना पड़ता है। ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर दोस्तों हम दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी जियोग्राफी और हिस्ट्री के मिलाकर। और ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही स्पेशल है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराकर फुल डिटेल में आंसर करा रहा हूँ, जिससे कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो आपकी परीक्षा में। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाथुला। अभी कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाथुला एंड आपका जेलेपला, ये दोनों दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग कि ये लोग आपके दोनों आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। कल के ही वीडियो में बताया, जिन्होंने भी नोट्स में लिखा होगा वो देखेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। और सिक्किम की राजधानी भी तुरंत ही बता दी थी कि इसकी राजधानी आपकी गंगटोक होने वाली है। आज मैं आपको थोड़ा सा नक्शे में इसको दिखाऊंगा, उसके बाद इसका उत्तर आपको बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए मैंने आपके जो नक्शा लिया है पर आपको यहाँ पर लिख भी दिया है, जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकें और रोज देख सकें। तो सिक्किम यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, आपके सिक्किम आपका ये है दोस्तों सिक्किम। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी भी यहाँ पर मैंने लिख दी है आपकी गंगटोक है। क्या आपका दोस्तों गंगटोक है। यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और इसकी राजधानी ईटानगर याद रखेंगे। फिर नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और यहाँ पर है दोस्तों उसके नीचे फिर आपका मणिपुर है, जिसकी राजधानी आपकी इम्फाल है। फिर इसके नीचे आपका मिजोरम है, जिसकी राजधानी आपकी आइजोल है। फिर बात करें त्रिपुरा, जिसकी राजधानी आपकी अगरतला इसके बगल में है। मेघालय आपका यहाँ पर
जिसकी राजधानी शिलांग है, फिर असम की राजधानी गुवाहाटी है, ठीक है। और ये वाला क्या है दोस्तों, ये वाला तो आपका क्या है, आपका वेस्ट बंगाल है, आप लोगों को पता होगा। फिर इस तरफ वाला मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, सिक्किम की बात हो रही थी, तो सिक्किम में नाथुला जलेपरा दर्रा है आपके यहाँ पर है, और यही दर्रा दोस्तों आपके भारत को चीन से जोड़ता है। और जो आपके कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जो आपके तीर्थयात्री जाते हैं उन्हें इस दर्रे में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो इस लोग को आप समझ के होंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। तो क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, नाथुला जो दर्रा है इसमें आपके प्रवेश करना पड़ता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों कि आपके नाथुला नहीं, एक आपके उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, उस दर्रे को भी इन्हें पार करना पड़ता है। तो आपके ऑप्शन में लिपुलेख तो कहीं पर है नहीं, अगर लिपुलेख होता तो ये दोनों उत्तर सही हो जाते। यहाँ पर आपका लिपुलेख नहीं है तो नाथुला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लिपुलेख और नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है, इसके अंदर रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कैलाश मानसरोवर है कहाँ पर है दोस्तों कि ये तिब्बत में है, कहाँ पर आपके तिब्बत जैसे चीन, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, बृहद हिमालय में आपकी स्थित एक ठंडा रेगिस्तान क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख जो है लद्दाख जो है आपका बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे सतपुड़ा की, तो भी कल बताया था कि जो आपका मध्य प्रदेश लिखते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, इसमें दोस्तों आपके सतपुड़ा पर्वत है जो आपकी एक तरफ से आपकी नर्मदा नदी और एक तरफ से ताप्ती नदी के बीच में आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, बताया था आपको, पूरा बताया था मैंने आपको। बीच में महादेव पर्वत, इस तरफ राजपीपला की पहाड़ियाँ, और इस तरफ आपको बताया था मैकाल रेंज, याद होगा आपको। विंध्याचल रेंज दोस्तों को बताया था कि जो पठार होता है मालवा पठार, उसके नीचे आपका विंध्याचल रेंज आपको कहाँ पर पड़ता है, एमपी में ही आपके सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत भी पड़ता है। और अरावली की बात करेंगे तो अरावली की बात करेंगे दोस्तों, आपके अरावली का विस्तार जो आपके 3 राज्यों में है, आपकी गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात, फिर आपके राजस्थान, फिर हरियाणा, और फिर आपके चीन में जाकर यहाँ पर समाप्त होता है ये। अब फिर आपके चीन पर नहीं, आपके दिल्ली चीन मेरे मुँह से निकल गया, बिल्कुल सॉरी। देखिए गुजरात पालनपुर से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रेणियाँ लगभग 800 किलोमीटर के रेंज में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पर गुरु शिखर चोटी है जिसकी लंबाई है 1722 मीटर, जिसकी ऊंचाई है। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। देखिए निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुआ है, तो हम लोग तो बिल्कुल आसानी से जानते हैं कि जो ब्लैक सॉइल होती है जिसे कहते हैं आपके काली मिट्टी, जिसे कहते हैं हम लोग काली मिट्टी, वही काली मिट्टी तो आपकी बेसाल्ट लावा के पक्षय और अपक्षय के कारण निर्मित होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में एक है आपकी जलोढ़ मिट्टी, एक है लाइट मिट्टी, एक है लाल मिट्टी, लेकिन काली मिट्टी तो कहीं विकल्प में आपके है ही नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे कि जो आपके काली मिट्टी है उसी को आपके रेगूर मिट्टियाँ भी कहते हैं, और इसी से आपके जो रेगूर मिट्टियाँ हैं यही आपकी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से आपके निर्मित हुई हैं। इसको आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके रेगूर जो मिट्टियाँ हैं इसी को काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, उष्ण कटिबंधीय आपके चरनोजियम मिट्टी, यही सब आपको इसको कहती हैं। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये सेशन का हमारा 17 मिनट बीत चुका है, तो हमारे ये क्वेश्चन कल के रहेंगे, ये क्वेश्चन हमारे आपके अगले सेशन के लिए रहेंगे। ये अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में आपके 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, आपके 7वां स्थान रखता है। और भारत का कुल आपके जितना क्षेत्रफल उसका 2.4% आपका भारत का क्षेत्रफल होता है, और 17.5% भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व की, ये सब पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के दोस्तों इसके लगभग कितने गुना अधिक है, तो आपके 4 गुना, किसके दोस्तों के 4 गुना है, इसको पता होना चाहिए, 4 गुना है, इसको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस सेशन की यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं आपके टाइम टेबल से क्लासेस चलती हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, पसंद आई हो, तो हमें टाइम टेबल से हमारी क्लासों को ज्वाइन कीजिए। सुबह 8 बजे हमारी जीके जीएस की क्लास चलती है सोमवार और मंगलवार को। कल बुधवार है तो कल साइंस वाली क्लास आएगी, फिर आपकी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को फिर जीके जीएस क्लास, फिर शनिवार रविवार को साइंस की क्लास चलती है। तो सप्ताह के 4 दिन जीके जीएस, 3 दिन साइंस की क्लासें करते रहिए। सुबह 8 बजे आकर आप लोग लाइव देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें यहाँ पर चल रही हैं। आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और अपना सपोर्ट लगातार इसी प्रकार बनाए रखिए। अपने मित्रों के साथ भी बताइए कि यहाँ पर क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से चल रही है, और आप लोग भी आकर यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। और जो भी लोग यहाँ पर क्लासें करते हैं, मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे तो ठीक है, लेकिन अधिकतर बच्चे थोड़ी सी क्लास को करते फिर छोड़ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बच्चा इसको पूरा अंत तक देखेगा उसको ही पूरा समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसको लिख रहा होगा, लिख कर याद कर रहा होगा, उसे देखने को मिलेगा परिणाम अपने एग्जाम में। एक क्वेश्चन भी इस बार बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम तक फैमिली आपके पूरे साथ खड़ी हुई है। तो आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत लीजिए, बस इतना समझ कर चलिए कि पूरा वीडियो अंत तक देखना है, 1 सेकंड भी मिस आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक।
धन्यवाद।